11 spiritual ways to destroy your married life. कोई किताब आपने पढ़ी क्या? ऐसा कुछ होता है? हाँ? 101 types of things you can do to become poor. नहीं होता, राइट? ये सारी चीजें नहीं, ये ऑटोमेटिकली आप हो रहे हो। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारे ऑडियंस को फायदा करे, वो ये है कि ये जब अनकॉन्शियसली हो रहा है तो कॉन्शियसली क्या करें। तो पैसे कमाए थे, हाँ कमाए थे, कहाँ गया वो पैसा? वो भी खत्म हो गए। आज क्या करते हो? आज बस प्रे करते हैं हम लोग, विजुअलाइज करते रहते हैं, क्या? बस वही करते रहते हैं और जिंदगी ऐसी चल रही। तो पेड़ को भी पूजेंगे, पत्थर को भी पूजेंगे, पानी को भी पूजेंगे, आग को भी पूजेंगे, जहाँ जहाँ शक्ति नजर आएगी वहाँ पूजेंगे, वहाँ ढूंढेंगे कि शक्ति किधर है, कहाँ से मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिलेगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और अगर ये पॉडकास्ट किसी भी ज़रिए आपकी फीड में आया है, आप अगर इसको देख रहे हैं, तो यकीन मानिए कि यूनिवर्स चाहता है कि आपकी लाइफ में कुछ बदले, कुछ बदलाव चाहता है यूनिवर्स। इसीलिए आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट में ऐसी बातें हुई हैं जो सच में आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती हैं। क्या बातें हुई हैं? हमने मैनिफेस्टेशन पर ही बात करी है, लेकिन हमने बात की है इस बात पर कि क्यों हमारा जो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होता है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, और क्यों हमारा जो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होता है वो जल्दी पूरा नहीं हो पाता। इन सब चीज़ों पे बात हुई है। साथ ही ये भी बताया है हमारे गेस्ट ने कि बैड मैनिफेस्टेशन क्या होता है, क्यों हमें बहुत सोच समझकर कोई भी चीज़ ब्रह्मांड से, उस ईश्वर से मांगनी चाहिए। क्योंकि आप मांगेंगे और आप जिद पकड़ के बैठ जाएंगे तो वो तो कहेगा ना तथास्तु, लेकिन क्या वो चीज़ आपके लिए सही है भी या नहीं, लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए अच्छी साबित होगी या नहीं, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो मेरे जो आज के गेस्ट हैं वो रेकी ग्रैंड मास्टर हैं एंड मैनिफेस्टेशन कोच हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर पूरन शर्मा का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच इला जी, आपने मुझे बुलाया, और स्पीकिंग ट्री में आना मेरे लिए एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है, इनफैक्ट मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच। तो आपने भी मैनिफेस्ट किया था क्या स्पीकिंग ट्री पर आने के लिए? एक्चुअली माय वाइफ वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग ट्री। बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, अच्छी बातें हो रही है और हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी है, यू नो। तो कई बार सोच रही थी, एंड देन वन फाइन डे स्पीकिंग ट्री से फिर मैसेज आया। तो वाइफ का मैनिफेस्टेशन था? वाइफ नहीं, एक्चुअली मैं तो हर जगह पे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मैं ज्यादा नहीं सोच रहा था, बट स्पीकिंग ट्री से मैं बहुत सालों से जुड़ा हूँ। मतलब जब से मैं ना टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा हूँ, तो मैं सेंटर में जाता था पहले। स्पीकिंग ट्री का वो जो कॉलम आता ना सेंटर में, उसको पढ़ता था। एंड व्हेन शी सेड कि यह मैसेज आया स्पीकिंग ट्री से, आई वाज कि हाँ ये भी तो मैनिफेस्टेशन ही है ना। सो दैट्स रियली, मतलब एक मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो मैं पेपर पढ़ा करता था इतने सालों से, और वहाँ आज उन्हीं की बिल्डिंग में बैठा हूँ। तो रियली मैनिफेस्टेशन बहुत बढ़िया था। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू वेरी मच। सर, आज हम मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही बात करेंगे, लेकिन मैंने अपने दर्शकों को बताया है पहले ही कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एपिसोड और बड़ा इनोवेटिव कहूँगी एपिसोड होने वाला है, क्योंकि आपका ढंग बड़ा अलग है, आपकी टेक्निक्स अलग है, आपका तरीका अलग है। तो जनरली हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सब कुछ पूरा हो जाए, मैं जो भी यूनिवर्स से मांगूँ वो मिल जाए। लेकिन एक शब्द जो आप जिस पर बहुत जोर देते हैं, गुड मैनिफेस्टेशन एंड बैड मैनिफेस्टेशन, तो ये दो डिफरेंशिएशन क्यों हैं? मतलब गुड मैनिफेस्टेशन तो मैनिफेस्टेशन है, इसमें बैड और गुड का क्या लॉजिक है? जी, तो मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मली क्या है, सभी लोग मैनिफेस्टर हैं। एवरी वन ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ आर मैनिफेस्टर्स। वो लोग मैनिफेस्ट ऑल द टाइम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बीमारियां मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। मैनिफेस्ट तो ऑल द टाइम कर रहे हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करने की बात सोचते हैं कि हम मैनिफेस्ट करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करेंगे, देन दे स्टार्ट रिपीटिंग दोज अफर्मेशंस, है ना, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, काइंड ऑफ, राइट। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने पिछली बार भी किसी को कहा कि एक ने कहा कि मुझे ना 10 लाख रुपीस चाहिए, और वो कमा रहा है 20-30 हज़ार रुपये महीना। उसके पास अभी अकाउंट में पैसा भी नहीं है, बट ही नीड्स मनी फॉर सम रीज़न, और वो बोल रहे हैं कि मैं 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गया। वो बोल रहा है डेली, मेरे पास 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गया।
एंड मुझे बहुत खुशी है, थैंक यू सो मच, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गया। अब आने का कोई चांस नहीं है, कहाँ से आएगा पता नहीं, उसने ये भी नहीं बोला कि कैसे आएगा। और फिर वन फाइन डे क्या हुआ, वो स्कूटी लेके कहीं जा रहा है, अचानक ही एक ट्रक आया और उसको धक्का दे दिया और वो कहीं जाके गिरा और बहुत ज़्यादा चोट लग गई, बेहोश हो गया वो। ठीक, हॉस्पिटल में उसकी आंखें खुली, देखा कि वो ठीक ठाक है, लेकिन पैर में कुछ दर्द है और देखा कि कुछ पट्टियाँ लगी हुई है। इनफैक्ट देखा तो पैर नीचे से है ही नहीं, घुटने से नीचे नहीं है। एंड देन ही वॉज वेरी शॉक्ड। और डॉक्टर साहब क्या हुआ, ये बोले कि तुम बेहोश हो गए, तुम्हारा पैर फंस गया था वहाँ पे, उसको बहुत चोट लगी तो इसे वी हैड टू जस्ट एम्प्यूट करना था, उसको निकाल दिया। अब वो तो रोने लग गया क्योंकि ज़िंदगी बर्बाद हो गई उसकी, राइट। और उसकी मम्मी आई, बोले कि बेटे बहुत दुख की बात है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, मुझे भी बहुत दुख है, वगैरह वगैरह जो भी माँ बोलती है कर रहा है। और अपने पर्स में से एक चेक निकाला, चेक में उसका नाम लिखा हुआ था, उसका बेटे का, और बोला कि बेटा ये ट्रक वालों ने दिया, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने, 10 लाख रुपीज़ लिखा हुआ था उसमें। 10 लाख रुपीज़ उसके नाम पे था, उसको मिल गया। यूनिवर्स ने बोला तथास्तु, ले लो। लेकिन उसने ये नहीं बोला था कि मैं कैसे कमाऊंगा, कहाँ से आएगा। भगवान ने बोला तुमने बताया ही नहीं, हमने तुम्हें 10 लाख रुपए दे दिया, अब कैसे आए, क्या फर्क पड़ता है। दैट इज बैड मैनिफेस्टेशन, बिकॉज यू एक्चुअली वांट टू अर्न और यू वांट टू अचीव दैट 10 लाख रुपीज, राइट। आप बोल रहे हो मेरे अकाउंट में आया, आप बोलो ना कैसे आएगा। आप बोलो कि आई अर्न 10 लाख रुपीज in my account, I want that 10 lakhs rupees in my account by doing so and so. ओके, चाहे तो मैं ये जॉब करूं, चाहे तो ये बिजनेस करूं, चाहे तो मैं कुछ सेवा करूं, कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूं। तुमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, तुमने बोला 10 लाख चाहिए, तथास्तु मिल गया, बट दैट इज बैड मैनिफेस्टेशन, राइट। लाइकवाइज कोई बोले मुझे अच्छी लड़की चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए, शादी होनी है, उसने मैनिफेस्ट किया और पंडित जी ने 36 गुण मिला के शादी कराया, शादी हो गई, मजे आ गए, सब खुश हैं। वो भी, उसको भी लगा कि मैंने मैनिफेस्ट किया, देखो बहुत सुंदर है, फोटो भी खींचा, वीडियो भी रिकॉर्डिंग हुई, मजा आ गया। बस 6 महीने बाद लगा कि अरे यार ये तो गलती हो गई, लड़की से बातचीत नहीं मिल रही है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मुझे यह शादी नहीं चाहिए। होता है कि नहीं होता ऐसा? बहुत केसेस में तो लोग कर रहे हैं ना। तो जो हम चाहते हैं मिलेगा, लेकिन उसके साथ कुछ चीजें आपको प्रिकॉशंस लेने हैं कि चाहिए क्या। सो मेनली जब शादी की बात कर रहे हैं तो आप ये बोलो कि मैं अपनी लाइफ में एक ऐसी लड़की को अट्रैक्ट कर रहा हूं जो मेरे लिए हमेशा के लिए फेवरेबल है। सिर्फ शादी करके दी एंड में खत्म मत करो। लोग बोलते हैं ना कि शादी हो गई, फिल्म खत्म हो गया, हीरो हीरोइन मिल गए, अब दोनों की शादी हो गई, और जैसे सहनाई बजी लिखा आता दी एंड। दी एंड नहीं हुआ है, उसके बाद तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं, उसको भी तो देखना है ना। तो वो पर्टिकुलर पॉजिटिविटी आपको मेंटेन करके चलना है। उसके लिए मैं बोलता हूं कि आपको फॉरएवर चाहिए, टेम्पररी थोड़ी चाहिए। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करो, आपको हमेशा कैसे मिलना है, उसके लिए आप क्या करोगे और उसके लिए आप क्या दोगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, यू हैव टू क्रिएट दैट इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब आपको वो एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट करनी है, ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है जो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से मैच करता हो। तो वो मैच कर रहा है, ठीक है, तो आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि ये कैसे होगा और उसके एवज में मैं क्या करूंगा। मान लो आपको रिलेशनशिप ठीक करना है, तो आप ये बोलो ना कि मैं लव करूंगा अपने वाइफ को, उसके साथ में पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग करूंगा, उसको मैं रेस्पेक्ट करूंगा, तो ही तो आपको भी तो वो चीज़ सेम चीज़ मिलेगा ना, राइट। तो ये चीज़ मैं हमेशा समझाता हूँ कि आपको अगर कुछ भी चाहिए तो वो गुड मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, बैड नहीं। क्योंकि हमें सिर्फ टेम्परेरीली नहीं चाहिए कि आपको मूवी देखना है, मूवी देख लिया चलो, और उस मूवी से आपको क्या मिला ये भी तो देखो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए हमें ये देखना है कि हम जब भी एनर्जी कोई क्रिएट करें तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। और आपको हमेशा ये सोचना है और आपने ये कमिट करना है कि मैं ये दूंगा तो मुझे वो मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने बारे में बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए जो भी महीने का कमा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं कमा रहा हूँ, मैं बोलूँगा कि मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लोगों को रेकी एंड माइंड पावर सिखा रहा हूँ, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं ये कमा रहा हूँ। ये एक अफर्मेशन बोल रहा हूँ, एक मेरा इंटेंशन है। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा मुझे कि कोई आके ऐसे नहीं दे देगा, मैं उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूंगा, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ये बोल रहा हूं ना मैं। तो जब मैं दे रहा हूं तो मुझे मिल रहा है, तो इट विल बी अ गुड मैनिफेस्टेशन बिकॉज आई एम हेल्पिंग पीपल
उनको हेल्प कर रहा हूँ उनकी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, चाहे वो बीमारी ठीक करना हो, चाहे कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करना हो, रिलेशन बेटर बनाना हो, या फिर सुख और शांति पाना हो, जो कि सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ हम करवाते हैं। तो ये चीज़ करने से क्या होगा कि हम हमेशा मेक श्योर करेंगे कि हम गुड मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम वो चीज़ दे रहे हैं ना, पहले पॉजिटिव भाव दे रहे हैं तो हमें मिल रहा है। और कैसे मिलना है वो पहले ही तय करना है, ऐसे नहीं मिल जाना चाहिए, वो हमेशा आपको तकलीफ दे सकता है। तो सर फिर मैनिफेस्टेशन का सही तरीका क्या है? अगर हो सकता है, जैसे आपने जो ये 10 लाख रुपए वाली बात बताई है, इससे तो मतलब मैं बिल्कुल उसमें आ गई, शॉक में आ गई, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कई लोग कर चुके हैं। मेरे कई सारे लोग हैं जिनसे बात करता रहता हूँ। अभी हाल ही में किसी से मैंने बात की थी, जान पहचान, उन्होंने बोला कि मैंने गाड़ी मैनिफेस्ट करना था। मेरी वाइफ और हम दोनों गए गाड़ी के दुकान में, और एक बड़ी गाड़ी थी करीब 14 लाख रुपए की। तो वाइफ ने गाड़ी पर हाथ रख दिया और बोले कि मैं ये गाड़ी ऑलरेडी ओन कर रही हूँ, मुझे यह गाड़ी मिल चुका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर ने बोला होगा ऐसे बोलो, आंख बंद किया, विजुअलाइज किया कि यह गाड़ी मुझे मिल चुकी है, हम लोग डिलीवरी ले रहे हैं, और जेब में सिर्फ 100 रुपये, वॉलेट में सिर्फ 100 रुपये, और वो बोल रहे मेरे 14 लाख की गाड़ी मिल गई है। और ऐसा हुआ भी। उनसे बात की तो उनको बताया कि हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, फिलहाल अभी पैसा नहीं है, कैसे ये गाड़ी लेंगे। कोई बात नहीं, आप गाड़ी ले जाओ, डाउन पेमेंट भी आप बाद में दे देना, फेवरेबल बन रहा है वहाँ पे सब कुछ, डाउन पेमेंट बाद में दे देना, और इसकी किस्तें बनेगी 18,000 रुपये, आप दे देना अगले महीने से। बोले ठीक है, ये तो हो जाएगा। गाड़ी लेके चले गए, एंड दे आर वेरी हैप्पी कि अरे हमने तो गाड़ी मैनिफेस्ट किया, हमने टच किया, बोला कि मेरी गाड़ी मिल गया। अब अगले महीने से उनको 18,000 रुपये EMI देना है। उसमें भी तकलीफ है क्योंकि उतनी सारी इनकम तो है नहीं, फिर भी चलो गाड़ी तो अच्छा लगता है ना, अच्छी स्टेटस बन गया। अब 18,000 रुपये दे रहे किसी तरीके से। 8-9 महीने 10 महीने देने के बाद अब वो देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने रोक दिया। 2 महीने के बाद में उनसे गाड़ी वालों की तरफ से फ़ोन आना शुरू हो गया, क्यों नहीं दे रहे हो, ऐसी प्रॉब्लम वैसी प्रॉब्लम। बोले कि ठीक है दे देना। 10 महीने तक नहीं दिया। बोले कि अब हम आपकी गाड़ी उठा लेंगे, अब आपको देना है। कितना देना है? बोला कि पिछला भी बकाया लगा के आपको 36,000 रुपये हर महीने देना है। अब और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई ना। अब 36,000 रुपये चलो 2-4 महीने 5 महीने दे भी दिया, अब टोटली बेकार हो गया लाइफ, क्योंकि अब मिल ही नहीं रहा है, कुछ भी है ही नहीं। एंड देन वन फाइन डे उनको बोला जाता है कि अब आपको ये जितने भी पेमेंट हो गया, अब आपको 5.5 लाख रुपये देना है, नहीं तो गाड़ी हम उठा रहे हैं, और सिर्फ 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से निकाल के दो। अब 3 दिन में फिर वो लोग बोल रहे हैं कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने मैनिफेस्ट किया, भगवान से बोला कि मुझे चाहिए, यूनिवर्स को बोला कि मुझे चाहिए, मुझे 5.5 लाख रुपये मुझे मिल गया, मेरे अकाउंट में मिल गया। फिर मैनिफेस्ट हुआ। किसी ने XYZ ने उनकी मदद की कि सर कभी आपने कभी मदद की थी, 5.5 लाख रुपये मैं आपको देना चाहती हूँ, बोल के दे दिया। चलो दे दिया। बोले कि देखो ये भी मैनिफेस्ट किया। फिर उसके बाद वो गाड़ी जब आपके पास आया तो वो गाड़ी कहाँ है? मैंने बोला गाड़ी किधर है? बोला वो गाड़ी तो हमने बेच दी। क्यों बेच दी? क्योंकि सो एंड सो रीज़न, इससे प्रॉब्लम हुई, हमने बेच दी। आज क्यों नहीं है? क्योंकि है ही नहीं वो गाड़ी हमारे पास, रखने के लिए वो सिस्टम ही नहीं है। तो बैड मैनिफेस्टेशन था ना। जिस दिन फर्स्ट दिन हमने सोचा कि ये गाड़ी मेरी हो गई, मुझे बोला कि ये गाड़ी ले जाओ, हम तो खुश थे, लेकिन गाड़ी आपको दिक्कत दे रहा था, आपको बार बार फाइनेंशियल स्ट्रगल दे रहा था, और अल्टीमेटली आपके पास रहा भी नहीं। उसकी किस्तें भी पूरी नहीं हुई थी। पूरा पेमेंट जब आपने फाइनल किया था उसके बाद गाड़ी तो आपके पास होनी चाहिए थी, नहीं हुआ। फिर कहानी बताया कि भाई हमने बिजनेस शुरू किया। मैं आपको बता रहा हूँ लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है। बिजनेस शुरू किया, हमने कपड़े का बिजनेस किया, 80-90 लैक्स 1 करोड़ तक का हमारा रेवेन्यू था। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, तुमने तो बहुत अच्छा किया। वो बिजनेस कहाँ है? बोला बिजनेस बंद करना पड़ा। बोले पैसे कमाए थे? हाँ कमाए थे। कहाँ गया वो पैसा? वो भी खत्म हो गए। आज क्या करते हो? आज बस प्रे करते हैं हम लोग, विजुअलाइज करते रहते हैं, क्या बस वही करते रहते हैं, और जिंदगी ऐसी चल रही है। और कर्म नहीं करते हैं। कर्म जो है वो उनका अपना सिस्टम है, जो भी बोलते हैं। तो मेन है कि कर्म बहुत जरूरी है ना। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि लाइफ में आप जो भी मांगो मिलेगा, बट उसके एवज में कर्म करो ना। कर्म बहुत जरूरी है ना। अगर हम इस धरती पे आए हैं, अगर हम यूनिवर्स को मानते हैं, या फिर हम उनको ईश्वर, गॉड कुछ भी बोलते हैं, तो वो आपको गलत चीज नहीं देगा, बशर्ते कि आप सही तरीके से मांगो। यहाँ पे जो ऑर्डर दे रहे हैं ना, वो ऑर्डर देना भी तो बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा ना। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, मान लो खाना खाने के लिए, तो हम
वेटर को बुला के हम उसको सही तरीके से ऑर्डर देते हैं ना कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, इसमें इतना नमक होना नहीं चाहिए, इतना मसाला ज़्यादा ना हो, अगर रोटी आए तो तंदूरी रोटी में बटर लगे कि घी लगे, हम तो स्पेसिफिकली बताते हैं ना। मैं तो डोसे में कहती हूँ कि आलू पूरा फैला के लेके आना, एक जगह मत रख के लाना। बिल्कुल, मैं भी बहुत स्पेसिफिक होता हूँ, और जब मैं पूरी तरह से स्पेसिफिकली ऑर्डर दे देता हूँ ना, क्या बढ़िया आता है खाना। और मुझे गूज़बम्प हो रहा है जो आप बोल रहे हैं, रियली मैं भी ऐसे ही करता हूँ। और जब हम ऐसे स्पेसिफिकली जब हम ऑर्डर देते हैं तो हम पेशेंस के साथ वेट करते हैं ना, हम अफरा तफरी नहीं मचाते, क्यों नहीं आ रहा, तुम क्यों नहीं ले रहा, बिकॉज वी नो कि हमने जो स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है वो लेके आएगा, और उसके लिए हम कभी कभी वेट करना पड़ता है, कभी आधा घंटा, कभी कभी एक एक घंटा भी वेट करना पड़ेगा, बट पेशेंटली वेट करते हैं। लोगों का प्रॉब्लम ये है, एक तो ऑर्डर सही नहीं देते, ऊपर से आप एंजाइटी होने लगती है, आपको अफरा तफरी मचती है कि लेके क्यों नहीं आ रहे हो, अरे तुम उसको क्यों दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है, जो ऊपर से मैनिफेस्ट हो रहा था वो वापस जाने लगता है। बोला कि तू ऐसे करते रहो, तुमको संघर्ष ही करना है, करते रहो। फिर वहां पे और कई सारे इवेंट होते हैं, अलग अलग नेगेटिविटी होती है, और हम बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, अरे आप ही ने किया ना, शांत रहो। और ऑर्डर जब बोलो तो स्पेसिफिकली बोलो कि क्या चाहिए और उसके एवज में आप क्या दोगे। ना यहाँ पे हमारा कर्मा आता है, जो आप देते हो वही तो आप पाते हो, राइट। तो हमें क्या करना है, पहले देना है। मैं बोलता हूँ सेवा भाव बोलता हूँ। मैं आपको 4S की बात करता हूँ, मैं हमेशा कई बार बात किया, वो मेरा स्पेसिफिक फॉर्मूला है। मैं बोलता हूँ कि सभी लोगों का डिवाइन पर्पस है इस धरती पे आने का, उसमें से वहाँ तक पहुँचने के लिए 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। कोई भी इंडिविजुअल, जो मनुष्य इस धरती पे है, उसको सुख मिलना चाहिए, वो चाहता है कि मुझे सुख मिले, उसको शांति मिलनी चाहिए, वो हमेशा स्वस्थ रहे, वो हमेशा ऐसी कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात, उसे समृद्धि मिलनी चाहिए, पैसे की खिचखिच नहीं होनी चाहिए, तंगी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, सभी चाहते हैं। अब ये चारों चीज़ होंगे तो ही फिर आप उस डिवाइन पर्पस को सॉल्व करेंगे कि आप इस धरती पे आए क्या हो। डिवाइन पर्पस क्या है हमारा, हम इस धरती पर अपने आप को इवॉल्व करने के लिए आए हैं। इवॉल्व समझते हैं, एवोल्यूशन। जैसे हम आज से हजारों साल पहले जब गुफाओं में रहते थे, हम भी रहते थे, वहीं पे जानवर भी होते थे, वही हाथी भालू होते थे, वही शेर होते थे, राइट, वही बंदर होता था, वही कुत्ते बिल्ली भी होते थे, राइट, गधे भी होते थे ना। वो सारे के सारे आज भी दिखते हैं, उनमें कोई चेंज है, हजारों साल में कोई चेंज आया उनमें, लेकिन इंसान में तो आया। वहाँ हम गुफाओं में रहते थे, नंगे घूमते थे, लेकिन उसके बाद हमने सब कुछ सीखा ना, हमने हर चीज़ का इजाद किया, आविष्कार किया, है ना। आग नहीं थी तो हमने आग का आविष्कार किया, जब हमें लगा कि पैदल पैदल थक गए तो हमने व्हील का, चक्के का आविष्कार किया, और देखो आज के डेट में हम क्या क्या आविष्कार कर चुके हैं। इवॉल्व हुए ना, इवॉल्व हुए, हम हर बार लगातार इवॉल्व होते रहते हैं, और वो इवोल्यूशन ही इस धरती पे आने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगर देवी देवताओं ने, भगवान ने सोचकर मनुष्य बनाकर यहाँ रखा है, तो हम लोग स्ट्रगल करने के लिए नहीं आए, संघर्ष करना, बीमार होना, उसके लिए नहीं आए। हमें अपने कर्मों को ठीक करना है। जन्म जन्म जब हम बार बार जन्म ले रहे हैं, ये तो हम सभी जानते हैं कि हम आत्मा है, ये जो हम हैं, मैं पूर्ण हूं और आप इला हैं, तो ये आप नहीं हो एक्चुअली, ये तो सिर्फ शरीर का नाम है ना। ये जो हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये हम लोग आज पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो इस पार्ट के लिए हम इस धरती पे आए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आत्मा है, हम जो हैं, हमने पिछले जन्म में कुछ किया, उससे पहले कुछ किया, उसमें कुछ रह गया, समथिंग वाज नॉट देयर, फुलफिल्ड नहीं हुआ, उसको हम यहाँ फुलफिल करने के लिए आए, मतलब उसे तो पूरा करो। तो हम जब उसे पूरा कर रहे हैं, तो अगर कर लिया तो हमारा पर्पस पूरा हुआ, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में फिर आ जाना, राइट। सो हमारा वो पर्टिकुलर उद्देश्य कि हम अपने कर्मों में जो भी रह गया है उसे फुलफिल करें, एंड देन फिर बार बार आने की जरूरत ना पड़े। 84 लाख योनियों के बाद हम ये जन्म ले रहे हैं। जो मनुष्य योनि है, ये 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। योनि अलग अलग योनियां होती हैं, कीड़े मकोड़े भी वही है, उसमें काइंड ऑफ देवी भी आते हैं, देवता भी आएंगे, यक्ष भी आएंगे, जो भी आप ले लो, सारी चीज़ें, कीड़े मकोड़े भी ले लो, हर तरीके के अलग अलग योनियां हैं। और उसके बाद मनुष्य योनि है। अब जब मनुष्य योनि में पहुंचे हैं, तो इसमें हमें अपने कर्मों को और बेटर करना है। और सिर्फ कर्मों को बेटर नहीं करना, अपने आप को सिर्फ ठीक नहीं रखना, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दूसरों की मदद करना है। मैं बोलता हूँ कि फरिश्ते स्वरूप काम करना है। फरिश्ते समझते हैं, एंजल बोलते हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को रेकी एंजल बुलाता हूँ। एंजल मतलब अपनी भी लाइफ को ठीक कर लो, सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि में रहो, दूसरों को भी सेम चीज ट्रांसफर करो, क्योंकि जो आपके पास होगा वही तो दोगे। लोगों के पास तो क्या है कि गुस्सा, इरिटेशन भरा हुआ है,
लोगों के पास तो सिर्फ क्रिटिसिज्म भरा हुआ है। लोग तो वही नेगेटिविटी के साथ जी रहे हैं, तो दूसरों को कैसे देंगे वो पॉजिटिविटी? इसीलिए पहले खुद को पॉजिटिविटी दो, लव और हैप्पीनेस से भरो, तो वो हम दूसरों को दे सकते हैं। राइट। इसी में सर मेरा एक सवाल है, जी, जो जी। आप बैड मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं। जी, जी, जब जी। मैं छोटी थी, मुझे एक केस याद आ रहा है। मेरे साथ एक बच्ची खेलती थी, छोटी थी, हमसे 3-4 साल छोटी थी। जी जी तो थोड़ा सा व्हीटिश कलर था उसका, और कई बार बच्चों को आई डोंट नो परिवार से मन में बैठ जाता है कि मुझे तो गोरा, मैं लड़की हूँ, मुझे गोरा होना चाहिए। तो वो हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में उसके यही चलता रहता था कि काश मैं गोरी होती, काश मैं गोरी जी होती। जी जी मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ उस टाइम छोटे शहरों में समझ में कहीं नहीं कुछ आता। नहीं होता था, नाम ही नहीं पता था हमें। बट वो हमेशा इस तरीके से बात करती थी कि उसकी बात में बार बार उसकी वो इच्छा दिखती थी कि यार मैं काश गोरी होती। आप यकीन नहीं मानेंगे, 15-16 साल की उम्र में उसको एक बीमारी हुई जिसमें उसका सारे शरीर की मेलानिन जो थे वो खत्म होने लगे। तो वो पूरा शरीर चकत्ते चकत्ते पड़ के उसका अब बिल्कुल वाइट हो गई है। उसकी आईब्रोज भी ब्राउन हो गए हैं, वो भी कलर चेंज हो गया है, बालों का कलर चेंज हो गया है। तो ये भी एक तरीके का खराब मैनिफेस्टेशन ही है कि ईश्वर ने आपको जो बना के भेजा है आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल, उसको एक्सेप्ट नहीं किया उसने, क्योंकि उसको चेंज करना एक्चुअली मुश्किल ही था। लेकिन फिर भी जब आपने इतनी इच्छा जाहिर की, इतनी ज्यादा बार आपने सोचा और बोले कि मैं हो जाऊं हो जाऊं हो जाऊं, तो ऊपर वाला सुनता है, आपकी हर बात सुनता है। हर बात में एक ही चीज वो बोलता है, तथास्तु। अब आपको ये देखना कि किस चीज में तथास्तु करवाना है आपको। यूनिवर्स तैयार है, गॉड जो है ऊपर, अल्लाह, भगवान, गॉड, कुछ भी बोलो आप, वो तैयार है। आपके सोच पर, आपकी जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन मतलब आप जो फील करते हो, संकल्प करते हो, उसकी जो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी के ऊपर आपके वो पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन डिपेंड करता है कि कितना जल्दी वो मैनिफेस्ट होगा। चाहे हम टेक्निक्स भी ना अपनाएं, विजुअलाइजेशन लिखें, कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो इंटेंसिटी है ना, समझ रहे, फीलिंग, जो हमारी जो इमोशन है, उस इमोशन की फ्रीक्वेंसी को ही वो समझते हैं। उनको थोड़ी भाषा थोड़ी समझ में आती है कि हम हिंदी में बोल रहे हैं कि इंग्लिश में बोल रहे हैं। लैंग्वेज डजंट मैटर, उनको लैंग्वेज नहीं समझ में आती, उनको आपकी वो इमोशन की फ्रीक्वेंसी समझ में आती है। जब वो फ्रीक्वेंसी आपकी उस इंटेंसिटी का हो कि वो पहुंच जाए इमीडिएटली, और उसमें इतना ज्यादा पावर हो कि वो बोले तथास्तु, तो होना ही है ना। अब तथास्तु कितने दिनों में? आपने बोला 15 साल की उम्र में हुआ, राइट? ऐसा बोला ना आपने उनके लड़की के केस में। तो उसको मैनिफेस्ट होने में कम से कम 5 साल की उम्र से सोचना शुरू किया होगा। जब होश आया तो 10 साल लगे और मैनिफेस्ट हुआ, और एवरी टाइम होगा। मैं इसमें एक एग्जांपल दूं, एक बहुत ही हंसी वाली एग्जांपल है। एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी जिंदगी में, ठीक है, और सब कुछ ठीक चल रहा था। उसकी एक आदत थी, रात को ना, आधी रात को अपने हस्बैंड को जगाती और बोलती कि ना मुझे कुछ आवाज आ रही है, अब जाके चेक करो दरवाजे खिड़कियां, कोई चोर तो नहीं आया। वो जाके चेक करता, बेचारा हस्बैंड क्या करता, अब रात को उठा दिया, जाके चेक किया, बोला कि नहीं नहीं कोई नहीं है, सो जाओ। ऐसे 2-4 दिन, हफ्ते दिन बाद फिर वो एक दिन बोलती कि कुछ आवाज आया, उठो तो जाके चेक करो। उसने चेक किया, बोला कुछ नहीं है, बेकार में परेशान हो रही है। ऐसा ना ये सिलसिला चलता रहा, करते करते ना 10 साल हो गए। मतलब कभी ना कभी 20-20 में उठा देती, बोला कि चेक करो, मुझे लगता है कि चोर आया। चोर नहीं आया, 10 साल से नहीं आया, लेकिन एक दिन सचमुच में कोई चोर आया। और इस बार हस्बैंड को पता चला कि आवाज आ रही है, खटपट हो रही है, जहाँ पे लॉकर रखा वहां पे आवाज आ रही है। बोले कि मुझे लगता है कि कोई आया है। हाँ, बोले कि अच्छा जाके चेक करो, मुझे भी लगता है कि कोई चोर होगा। वाइफ तो ऑलरेडी बोल रही थी। जाके चेक किया तो देखा कि वो टॉर्च लगा के चोर जो है वो ढूंढ रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, इधर ढूंढ रहा है, उधर ढूंढ रहा है। उसके पीछे जाके कंधे पे थपथपाया, वो डर गया, देखा कौन है, बोला कि मैं इस घर का मालिक हूँ। पूरा डर गया, मालिक छोड़ दो मुझे, मैं पुलिस को मत बताओ। बोले कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, ना पुलिस को दूंगा। तुम एक काम करो, तुम्हारे लिए मेरी वाइफ जो है ना 10 साल से वेट कर रही है, एक बार वाइफ से मिल लो, मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूंगा। बोले कि क्यों? बोले कि पिछले 10 साल से वो बोल रही है कि मेरे घर में कोई चोर आया, चोर आया, चोर आया। आज तुम आए हो, थैंक यू वेरी मच, प्लीज मेरी वाइफ से मिल लो, क्योंकि आज के बाद कम से कम शांति से सो जाओ, तुम पैसे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि उस लेडी ने जो बार बार सोचा ना, जो आया तो नहीं था और जरूरी नहीं थी आना ही है, बट उसने इतना ज्यादा सोचा, इतना ज्यादा कल्पना की, इतना ज्यादा उसने वो इंटेंशन क्रिएट किया, उसने ऊपर वाले ने बोला कि ले लो भाई, अब तो चाहिए ना, तथास्तु, ले लो, और चोर आ गया। तो कहने का मतलब है कि ये काम करता है, रिगार्डलेस कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है।
अभी हम दोनों बैठे हुए हैं, मान लो हम दोनों को कुछ नहीं पता कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, हमें नहीं पता, तो हम लोग हवा में थोड़ी उड़ रहे हैं, काम हमारे लिए कर रहा है ना। तो आपको जरूरी नहीं कि पता ही हो कि वो क्या साइंस है। लोगों तो मैंने बोला ना कि ऑल द टाइम हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो लोग अनकॉन्शियसली भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना। जो भी हम सोचते हैं, भाव करते हैं, वो चीज हम मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसे कोई बीमार है, फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव रिलेशनशिप में है, कोई पैसे की तंगी में है, दुखी है, तो वो कॉन्शियसली थोड़ी कर रहा है कि मुझे दुखी होना है, नहीं ना, मुझे रिलेशनशिप में झगड़े चाहिए, वो थोड़ी सोच रहा है, लेकिन मैनिफेस्ट तो हुआ ना, तभी तो वो एक्सपीरियंस कर रहा है। सो वो मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर रहा है। इसका मतलब है जो मेरे खुद के 24 साल के एक्सपीरियंस हैं, शायद आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि एक्चुअली जब नेगेटिव चीजें आपको अट्रैक्ट करना हो, मैनिफेस्ट करना हो ना, आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली होगा। आप अपने घर के सामने जमीन है, जमीन को ऐसे छोड़ दो, उसमें बेकार के कांटेदार झाड़ियां निकल आएगी, कुछ बेकार में जंगली फूल फल आ जाएंगे, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें आपको फूल उगाना है तो आपको उसे कल्टीवेट करने की जरूरत है, साफ करना पड़ेगा, अच्छे बीज डालने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा आपको। नहीं तो नॉर्मली तो घास वास तो ऐसे उगत आते हैं। लाइकवाइज हमारे माइंड में भी, और ये साइंस है, हमारे माइंड में भी ये जो एक काइंड ऑफ अ साइंस ये है कि हमारा माइंड हमेशा नेगेटिव सोचने के लिए डिजाइंड है। जैसे अगर हम पुराने जमाने में जा रहे हैं, गुफाओं में रहते थे, जानवरों के साथ रह रहे थे, तो हमारे पास वो था ना कि या तो फाइट करेंगे या तो फ्लाइट करेंगे, या तो भागे या तो लड़े। हमें वहां पे नेगेटिव ही सोचना पड़ रहा था, वहां पे हम कुछ पॉजिटिव नहीं सोच सकते, क्योंकि हम लोग पूरे वल्नरेबल है, हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। हथियार तो बाद में आया, आग तो हमने बाद में बनाया, तो हम लोगों को वो डिजाइन था कि हम डरे, हम नेगेटिव सोचे, हम सोचे कि कुछ गलत हो सकता है, एंड वो पर्टिकुलर चीज आज तक चल रहा है। तो हम नेगेटिव ही अट्रैक्ट कर रहे हैं ऑल द टाइम। सोचो ना, आपने तो बहुत सारे पॉडकास्ट कर ली, बहुत सारी किताबें पढ़ ली आपने, राइट। कभी ऐसी किताब देखी है कि 11 ऐसे तरीके जिससे आप बीमार पड़ सकते हो, ऐसा कोई तरीका आपने देखा? 11 स्पिरिचुअल वेज टू डिस्ट्रॉय योर मैरिड लाइफ, कोई किताब आपने पढ़ी क्या? ऐसा कुछ होता है? 101 टाइप्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू टू बिकम पुअर, नहीं होता, राइट। ये सारी चीजें नहीं, ये ऑटोमेटिकली आप हो रहे हो। जो परेशान, दुखी, बीमार आदमी है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। उसको ये किताब पढ़ने की, ऐसा कोर्स करने की, किसी के पास जाके सीखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारे ऑडियंस को फायदा करे, वो ये है कि ये जब अनकॉन्शियसली हो रहा है, तो कॉन्शियसली क्या करें कि हम अब अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करें। और वही करने के लिए हम धरती पे आए हैं, हम दुखी होने के लिए थोड़ी आए हुए हैं। तो हमें वही जानना है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें कॉन्शियसली सीखना पड़ेगा कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना। आपकी थॉट्स तो चल रही है, नेगेटिव हमेशा चल रही है, तो डिजाइंड है। तो अब हम क्या करें? इसको थोड़ा सा ट्रेनिंग देंगे थॉट प्रोसेस को, क्योंकि थॉट प्रोसेस को रोक नहीं सकते आप। लोग बोलते हैं कि रोक देंगे, हम थॉटलेस होंगे। ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं है कि आप थॉटलेस हो जाओ, क्योंकि जब आप सोचोगे कि मैं थॉटलेस हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो ये भी तो एक थॉट है ना, ये भी तो एक थॉट है, राइट, ठीक है। सो इस थॉट प्रोसेस को आपने पॉज देना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न हाउ टू पॉज इट। और वो पॉज लेने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ब्रीदिंग टेक्निक कर लो, एक लॉन्ग ब्रीदिंग टेक्निक। मैं अपने स्टूडेंट्स को पूरा ट्रेन करता हूँ इसमें। 4 सेकेंड्स में एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरो, एंड देन धीरे से 8 सेकेंड्स में आराम से छोड़ दो। ये एक पॉज लेते ही वो जो नेगेटिव थॉट्स के जो पैटर्न चल रहा था, हाँ, वो चेन चल रहा था ना, उसमें एक पॉज आ जाएगा कि कुछ हुआ है। ट्रेन अचानक क्यों रुक गई? इधर उधर देखने लगेंगे, कॉन्शियसनेस में आएंगे, ट्रेन तो रुक गई, क्यों रुकी भाई? रुक गई। अब हम सोचेंगे अच्छा हाँ, इसलिए रुकी क्योंकि हम नेगेटिव सोच रहे थे, चलो अब कुछ पॉजिटिव सोचते हैं। आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर, कुछ तो बोल सकते हैं, राइट। मैं ठीक हूँ, दिन प्रतिदिन मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आजकल अच्छे पॉडकास्ट देखने को मिल रहा है, अच्छे लोगों को सुनने को मिल रहा है, अच्छी किताबें देख रहे हैं, लोग मुझे अच्छे मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। कुछ बोलो अच्छा, कुछ सोचो अच्छा, ब्रेक कर दो। और जैसे ही ब्रेक करके हम कुछ पॉजिटिव सोचने लगेंगे, देन आपके माइंड को कुछ अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक सिस्टम मिलेगा कि हाँ कुछ अच्छा सोचें। और उसी से जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छी फीलिंग भी आएगी, अच्छी फीलिंग आएगी तो उससे एक अलग बिलीफ क्रिएट होगा। और जब वो बिलीफ बनने लगे ना इलाजी, तो फिर लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि अब बिलीफ ये हो रहा है कि नहीं, बीमार होना जरूरी थोड़ी है, रिश्ते में झगड़े होना ही होना चाहिए, किसने बोल दिया भाई?
और हमेशा कमी में रहेंगे, हमेशा गरीबी रहेगी, जरूरी थोड़ी है। हम पॉजिटिव सोच सकते। सुना तो सबने है कि भाई आप किस घर में जन्म लोगे ये हमारे हाथ में नहीं है। चाहे अमीर के घर में पैदा हो, चाहे गरीब के घर में, और कहाँ और कब मरोगे ये भी आपके हाथ में नहीं है। लेकिन इस दोनों इवेंट के बीच में हम क्या करते हैं वो तो हमारे हाथ में है ना। हम चाहे तो हमेशा ही नेगेटिव ही रहें, लाइफ को स्ट्रगल में बिताएं, या तो आप पूरी तरह से पॉजिटिविटी रहें, अपनी लाइफ को होलिस्टिक बनाएं और दूसरों के लिए भी कुछ कर जाएं। यही तो इवोल्यूशन की बात कर रहा हूं कि हम दूसरों की मदद कर सके ना। कब तक हम सिर्फ मांगते रहेंगे कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे ठीक कर दो। सर उन लोगों का क्या, मैं ऐसे कई लोगों से मिली हूँ जो लाइफ में सिर्फ नेगेटिव मैनिफेस्ट ही करते हैं और वो जानबूझ के नहीं करते हैं। बट उनका कहना ये है, मैंने कई लोगों को ऐसे एडवाइस देने की कोशिश करी, हालांकि मैं कोई कोच नहीं हूँ, बट जितना मैं सीखती हूँ मैंने कहा चलो बता देते हैं। तो एक आंटी हैं, उनको मैंने बोला, मैंने कहा यार क्या आप हमेशा ऐसे नेगेटिव सोचते रहते हो कि मेरे को ही बीमारी होती है, मैं तो हर टाइम ही बीमार रहूँगी, भगवान तो मुझसे ये बीमारी छीनेगा ही नहीं। मैंने कहा कुछ अच्छा कहो। कहते नहीं ये तो इतनी बड़ी बीमारी है, ये कैसे ठीक हो जाएगी। मैंने कहा आप पहले ही अपना थॉट ऐसे रख रहे हो, बट उनको आप कन्विंस नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं जिनको कन्विंस नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे लोग पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन की तरफ कभी बढ़ ही नहीं पाते हैं, या कोई टेक्निक है जिनसे पहले उनका वो वाला ब्लॉकेज जो है वो आप खत्म कर सकते हैं? ब्लॉकेज ऑफ कोर्स होता क्या, देखो एक इंसान जो है ना इस धरती पे जैसे भी जी रहा है, ओके, अगर वो उसका पैटर्न बन गया, जैसे कि आपने जिनका एग्जांपल लिया, वो बीमारियों को पूरी तरह से सच मान रहे हैं कि ये बीमारी है तो ये यथार्थ है और ये चलता ही रहेगा क्योंकि बड़ी बीमारी है, वॉट एवर, कैसा कैंसर हो, वॉट एवर। लेकिन उस कैंसर को ठीक किया जा सकता है अगर उसको अंदर वो बिलीफ क्रिएट हो और अकॉर्डिंगली वो अपने कर्म को बदले। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कर्मा, राइट? कर्म को बदलना जरूरी है। जैसे वो कर्म को बदले तो ठीक हो सकता है। बट थिंग इज कि उसने वो सोचना ही शुरू नहीं किया, दैट मीन्स उसके खुद के ही कार्मिक ब्लॉकेज है जो पिछले जन्म से लेके आई हुई है और इस जन्म में भी तुम्हें भोगना है, उसको ये बता दिया गया है। उसके अंदर वो ब्लॉकेज है जो वो भोग ही रही है, और वो लोग इसे वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और इसे चेंज भी नहीं करना चाहेंगे, और लास्ट में उसी बीमारी के साथ में वो दुनिया को छोड़ के जाएंगे क्योंकि उनके लिए ये भोगना लिखा गया, वो चेंज नहीं हो रहे। ओके, यहाँ पे मैं सतयुग और कलयुग की थोड़ा सा बात कर लूँ क्यों होता है ये। देखिए अलग अलग हमने युग देखा है, हम जानते हैं सतयुग था पहले, राइट, उसके बाद त्रेता युग आया, फिर उसके बाद द्वापर युग आया, महाभारत की पूरी लड़ाई हुई, उसके बाद कलयुग हम देख रहे हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि कलयुग और उसके बाद अगर नेक्स्ट युग आएगा तो आपके हिसाब से कौन सा युग आएगा? सतयुग ऑफ कोर्स आएगा। सतयुग से मतलब कलयुग से उल्टा नहीं जाएंगे कि हम द्वापर में जाएंगे, नहीं जाएंगे। इसके इमीडिएट बाद जो है वो सतयुग है। तो अभी का जो टाइम चल रहा है जब हम दोनों बात कर रहे हैं और जब हम मैक्सिमम लोगों को इस बारे में बात करते हुए देख रहे हैं स्पिरिचुअलिटी, वो इसलिए क्योंकि अब हम लोग काइंड ऑफ एक ट्रांजिशन पीरियड में हैं, कलयुग से सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि रात को 31 जनवरी को आप सोए हो कि 2024 है और कल हम लोग 25 में जनवरी में 1 तारीख को बोलेंगे नया साल आ गया, नया युग आ गया, आज सतयुग आ गया, चलो सेलिब्रेट करेंगे, हैप्पी सतयुग डे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये एक स्लो एंड ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे अब जो हो रहा है इस धरती पर, इस पूरे धरती पर आज के डेट पे जो चल रहा है, एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रहा है अभी हमारे अर्थ में। स्पेशली भारत देश में अगर आप देखोगे तो लोगों का ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन चल रहा है। आपने देखा है हाल ही में बहुत बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ और गई है। बच्चे भी बाबा की बात करें, कई सारे कथावाचक हैं, बाबा हैं, 20s में हैं, 30s में है, कोई बूढ़े नहीं है कि 70, 80, 90 साल की बात नहीं कर रहे हैं। पहले ऐसे होता था, लेकिन आज हम यूथ को भी देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो लोग स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बोल रहे हैं ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी स्पिरिचुअलिटी ही है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही बोल रहा है कि जो आपको चाहिए पहले दो, वट एवर यू गिव आउट यू रिसीव। तो आपको जो चाहिए वही चाहिए। तो आज के डेट में ये हो रहा है। अब एक्चुअली में जो मैनिफेस्टेशन है लोगों के लिए इजी हो गया है, लोग कर रहे हैं। देखिए लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, लोगों को एक्चुअली बिलीव होने लगा है कि हम जो चाहें वो पा सकते हैं। और उसके लिए जो कंडीशन है कि हमें क्या चाहिए वो भी वो लोग फुलफिल कर रहे हैं कि हमें अपने कर्मों को चेंज करना है। और कर्म में क्या करना है? डेफिनेटली वो गुस्सा, इरिटेशन, चिंता करके तो नहीं होगा। तो हमें पॉजिटिव सोचना है, हमें शांत रहना। तो लोग आजकल मेडिटेशन कर रहे हैं,
योगासन प्राणायाम कर रहे हैं। मैं जो रेकी सिखाता हूँ, आजकल रेकी हीलर्स बहुत हो रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? दिस इज ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। और उस चीज़ को पाने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी है और वो हमें काइंड ऑफ साइंस दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि आपको अब इसमें आना है, अब आपको अपनी लाइफ को खुद मैनिफेस्ट करना है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बैठा हुआ है जो आपके लिए करेगा, कोई राहु केतु शनि नहीं है जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा तो आप ये बन जाओगे, वो हो जाओगे, आप कठपुतली की तरह नाच रहे हो। नोबडी इज देयर टू कंट्रोल यू। ऊपर से उन्होंने ऑलरेडी ये एक सिस्टम बना दिया है कि आप जैसे सोचोगे वैसे ही बनोगे, जो चाहिए पहले वो दो, आपको मिलेगा। तो सेवा भाव अब लोगों को आ रहा है। अब ऑब्जर्व कर रहे हैं ना आप भी कि लोग एक्चुअली सोचते हैं कि हम लोगों की कैसे मदद करें, इसीलिए इतने सारे कोचेस आ रहे हैं, इतने सारे कथावाचक आ रहे हैं, इतने सारे बाबा लोग हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, वो पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी क्रिएट करने के लिए। और आजकल मैक्सिमम चल रहा है ये। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि अब अर्थ का, इस मृत्यु लोक का वाइब्रेशन चेंज हो रहा है। बिकॉज नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम कलयुग टू सतयुग। और सतयुग की तरफ जाने के लिए हमें इसी की तैयारी करनी है कि अब अगर हमें वहाँ पे एक अच्छा पोजीशन चाहिए, अब अपनी लाइफ को सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि से भरना है, इनफैक्ट आने वाले जनरेशन को अगर हम वो दे सके जो कि हमारे इवोल्यूशन में वही नेक्स्ट स्टेज है, तो हमें शुरू तो आज से करना पड़ेगा ना। तो आज हम अपने आप को पॉजिटिव बनाएं और वो एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। वो जबरदस्ती नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा करना है, गर्दन पकड़ के जबरदस्ती बोल रहे हैं सच्चा सोचो, अच्छा सोचो। पर सर आपने अभी कहा ना कि कार्मिक ब्लॉकेज भी हो सकता है। आप कार्मिक ब्लॉकेज तो है, पास्ट लाइफ से भी लेकर आ सकते हैं ये ब्लॉकेज कि आप अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हैं। मैं उन लोगों से मिल चुकी हूँ सर जो एक्चुअली बेचारे इतने परेशान हैं कि कोई पॉजिटिव थिंकिंग आ ही नहीं रही है, पैसे ही नहीं है, बेचारे कैसे अपनी लाइफ जिएंगे। तभी तो बोला ना कि मैंने बोला कि साइंस मिलते हैं, संकेत मिलेंगे। किनको मिलेगा? जिनके अच्छे कर्म ऑलरेडी जमा हो चुके। अकाउंट भी तो है आपका, एक कार्मिक अकाउंट भी तो है। कार्मिक अकाउंट में अगर आपको अब सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि से भरना है, अगर आपके कार्मिक अकाउंट में ऐसा है तो आपको मिलेगा। उसके लिए तो संकेत मिल रहे हैं ना कि आप ऐसा पॉडकास्ट देखो, आप ऐसी किताब पढ़ो, आप किसी से कोचिंग लो या किसी के शिष्य बन जाओ, आप ये प्रैक्टिसेस करो। आज हमारे पास कुंभ मेला लग रहा है, महाकुंभ, वहाँ पे करोड़ों लोग क्यों आ रहे हैं? सोच के देखिए ना, इतने ज़्यादा पहले नहीं आया जितना अब इस साल जो हो रहा है वहाँ पे। क्यों हो रहा है? पहले से ज़्यादा हुआ कि नहीं बताओ? लोगों की तादाद बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे विश्वास कर रहे हैं, यहाँ तक कि विदेशों से भी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एक्चुअली हमारी अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो जो लोग आ रहे हैं, जो लोग इसे विश्वास कर रहे हैं, जो लोग इसे प्रैक्टिस में ला रहे हैं, उनकी लाइफ चेंज होगी। जिनका आपने एग्जाम्पल दी नहीं होगी, वो बीमारी रहेंगे, वो गरीब ही रहेंगे, बिकॉज वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। और उनको वो संकेत भी नहीं मिलेंगे, वो लोग वैसे ही अंधविश्वासी रहेंगे, वही नेगेटिव सोचेंगे और उनका कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो, सतयुग में भी आपने ध्यान दिया होगा कि सभी लोग सोने का मुकुट लगा के नहीं घूम रहे थे। वहां पे भी तो लोग गरीब थे कि नहीं? ठीक है, वहां पे भी लोग बीमार थे, वहां पे भी राक्षस लोग भी होते थे, विलन्स होते थे कि नहीं होते थे? क्यों होते थे? क्योंकि सभी लोग वो नहीं कर सकते। गुड भी होगा, बैड भी होगा, दोनों चीजें साथ में चलेगी, बट वहां की फ्रीक्वेंसी अलग है, इसलिए ज्यादा सुख मिलेगा उनको, ज्यादा शांति में रहेंगे, ज्यादा सौंदर्य रहेगा, समृद्धि रहेगी। और इतना ज्यादा होता है कि फिर दो देवी देवता ऊपर बैठते हैं ना, वो लोग भी जलने लगते हैं। वो लगता है कि हमें भी ये चाहिए। इंद्रदेव तो बार बार आके उल्टा सीधा करके जा रहे थे, जो हम कहानियों में सुनते हैं। ठीक है, तो उनको लगता था कि यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि दूसरे के थाली में तो हमें ज्यादा घी दिखाई देता है ना। तो वो सोचते हैं कि अरे इनको तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे उतार चढ़ाव है ना। स्वर्ग लोक में ऐसा नहीं होता है, स्वर्ग में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। वो डेली वही मेनका डांस कर रही है, वो डेली हाथ में सूरा लेके वही पी रहे हैं, और वो लोग बोर हो चुके हैं। बोले कि यहाँ पे कुछ भी उतार चढ़ाव तो है नहीं, कोई चैलेंजेस तो है नहीं। लेकिन अब जो है, अब इस अर्थ में उतार चढ़ाव है, चैलेंजेस है। ठीक है, चैलेंजेस है तो हम उसे ओवरकम करने के लिए कुछ ट्राई करते हैं, कुछ कर्म करते हैं। और वो जो कर्म है वो सिर्फ मृत्यु लोक में हो सकता है, सिर्फ अर्थ में, पृथ्वी में हो सकता है। इसीलिए तो आए हैं। तो हमें कर्मा जो करना है, वो जब हम सुधारने लगेंगे तो हमारे पास्ट कर्मा जो है वो हील होंगे, और उसका जो अकाउंट क्लियर होगा, वही लोग सुखी हो सकते हैं, वही लोग खुश हो सकते हैं, वही लोग इस टाइप की बातें कर सकते हैं और सुन सकते हैं। जो नहीं करते वो गरीब रहेंगे, वो बीमार रहेंगे, परेशान रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद
अपने हाथों से लिखा है कि मुझे यही चाहिए, ऊपर वाले ने बोला है कि तथास्तु। अच्छा, अगर ऊपर वाले से जी अपने मनी मैटर्स को डील करने के लिए तथास्तु बुलवाना हो तो जी। राइट मैनिफेस्टेशन का तरीका क्या है, जिससे इसमें तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने। पैसे की कैसे problem- आएंगे? हाँ, कैसे आएंगे? पैसे का जो मैं आपको इसमें एक कहानी बताता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा शुरू से शुरू करेंगे, ठीक है? सतयुग से शुरू करेंगे, ठीक है? सतयुग में सब कुछ ठीक चल रहा था, सभी लोग सुखी थे, सोने के महल में रह रहे थे, सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि सबको था, और इतना कि लोगों को बीमार पड़ने का भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बीमार भी नहीं पड़ रहे, तो हॉस्पिटल्स भी नहीं होते थे वहाँ पे, और लोग अपने आप ही ठीक कर सकते थे, खुद को ठीक करने का भी सिस्टम उनको आता था, अपना हाथ जगन्नाथ, अपने आप को ठीक कर लो, दूसरों को ठीक कर लो, उनका मेंटल पावर, उनका साइकिक पावर सब अच्छा होता था, दूर तक भी लोगों को संदेश भेजना, दूर की चीज़ों को देखना, वो तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करना, ये सब कुछ होता था, टेलीपैथी सब कुछ एकदम कॉमन था वहाँ पर, मतलब कोई नहीं बोलता था ऐसे कैसे होता है। उसके बाद द्वापर युग में भी, सॉरी त्रेता युग में भी ऐसे ही चला, त्रेता में भी बहुत कुछ चलता था, बहुत चमत्कारी देखे हमने, भगवान राम के ज़माने की बात है। फिर उसके बाद द्वापर युग देखा, फिर उसमें हमने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, भाई भाई में झगड़ा हुआ, एक ही फैमिली में लड़ाई हुई, ये पूरा का पूरा लड़ाई में लोग लाखों लोग मारे गए, ये सब हुआ, द्वापर युग तक खत्म हो गया। उसके बाद जब कलयुग आया ना, वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई थी, और हम लोग वो जो पावर थी ना हमारे पास वो भूल गए। क्यों भूल गए? इसके पीछे क्या कहानी है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हमारे देवी देवताएं हैं जो मेन है, ओके। सो ब्रह्मा जी ने पूरी क्रिएशन की, उसके बाद विष्णु जी को बोला कि आप एक पूरी चीज को चलाओगे, आप वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो मेंटेन करेंगे, और उसके बाद डिस्ट्रक्शन के लिए हमने शिवाजी को अपॉइंट किया कि वो अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है तो लड़ाई होगी, जैसे रामायण के काल में लड़ाई हुई, महाभारत काल में लड़ाई हुई, अभी जो फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो सब, तो डिस्ट्रक्शंस करना ज़रूरी है क्योंकि फिर से नया उत्पत्ति, नई सृजन होना है। तो ये तीनों का काम था। उन्होंने एक मीटिंग रखी, द्वापर युग के लास्ट में मीटिंग रखी। ये मेरे जब मैं कभी ध्यान लगाता था तो पता नहीं कि मेरे दिमाग में ऐसे आइडिया है, किसी को समझाना हो तो कैसे समझाऊं, तो मेरे पास एक आइडिया है। तो उन्होंने एक मीटिंग रखी, बोर्ड मीटिंग चल रहा है, कहानी के तौर पे सुनिए। ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं कि इनको अब क्या करें, ये जो मनुष्य जाति है इनको जो शक्ति मिली है उसका दुरुपयोग बहुत कर रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता तक तो ठीक था, अब द्वापर में देखो ना कैसे किया, इतने सारे लोगों का डिस्ट्रक्शन हुआ, 30-30 लाख लोग मारे गए उस पर्टिकुलर लड़ाई में। तो ये शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। मीटिंग चल रही है, तो विष्णु जी ने बोला कि एक काम करें, वो जो शक्ति हम इनसे छीन लेते हैं, छीन के इसको समुद्र के तल में डाल देते हैं और वहां से वो नहीं पा सकते। शंकर जी ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, ये तो बहुत चालाक है, वहां से भी जाके ढूंढ निकालेंगे, फिर वो लोग तबाही मचाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। फिर उन्होंने आइडिया दिया, ऐसा करो कैलाश पर्वत पे आ जाओ, माउंट एवरेस्ट में डाल दो, सबसे ऊपर हम इसको चिपका देंगे और ये वहां नहीं पहुंच पाए। बोलेगा ऐसे कैसे, जब समुद्र के नीचे पहुंच सकते हैं तो वहां भी पहुंच जाएगा, तो फिर डिस्ट्रक्शन मचाएगा। ब्रह्मा जी एकदम शांति से सुन रहे हैं, बोले कि ऐसा थोड़ी होता है, ये नियम ही नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम वो शक्ति वापस छीन सकते हैं, क्योंकि वो मनुष्य जाति के अंदर रहेगी, हम उसे छीन नहीं सकते। तो मैं एक काम करता हूँ, अब जब कलयुग आएगा उनके दिमाग से ये पूरी याददाश्त मिटा देते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई शक्ति है। याददाश्त मिट जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, सब तरफ उस शक्ति को ढूंढेंगे, किधर है, तो पेड़ को भी पूजेंगे, पत्थर को भी पूजेंगे, पानी को भी पूजेंगे, आग को भी पूजेंगे, जहाँ जहाँ शक्ति नजर आएगी वहाँ पूजेंगे, वहाँ ढूंढेंगे कि शक्ति किधर है, कहाँ से मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक वरदान देता हूँ कि जो भी इंसान कलयुग में अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करेगा, बाहर नहीं ढूंढेगा, अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करेगा, तो उसको वो शक्ति मिल जाएगी। और ऐसे कलयुग की शुरुआत में जो पहले इंसान थे जिनको अवतार भी बोला गया, भगवान बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था, वो एक राजकुमार थे। जिंदगी भर उन्होंने बहुत ऐश्वर्य के साथ जिंदगी काटी, कोई दिक्कत नहीं था। फिर एक दिन पता नहीं क्या सोचा कि मुझे सत्य की खोज करनी है, और सत्य की खोज में बाहर निकले तो उन्होंने किसी को बीमार देखा, बूढ़ा देखा, परेशान देखा, गरीब देखा, मरते हुए देखा। तो एक ही दिन में उनके दिमाग हिल गया, बोले कि ऐसे कैसे हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे सत्य की खोज करनी है, ऐसा क्यों होता है। तो उस खोज में वो निकले, और जब वो जंगल जंगल भटकते रहे, सब तरफ ढूंढा, नहीं मिला। जब एक दिन पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने अंदर गए और अंदर ही अंदर चले गए, तो उस शक्ति को उन्होंने टच किया, उसको पहचान लिया, उसको आइडेंटिफाई किया कि अरे ये मिला। चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, एक अलग टाइप की खुशी आ गई, और मुझे गूज बम्प भी आ रहा जब मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये जब हुआ तो लोगों ने बोला कि ये हो गया, बुद्ध बन गए। क्यों? क्योंकि इनको बोध हो गया है,
इनको अपने अंदर की शक्ति, क्योंकि उनके चेहरे पर दिख रहा है, उनकी एनर्जी उनकी ऑरा में दिख रहा है और उनको वो मिला। तो ब्रह्मा जी ने ये बोला कि जो अपने अंदर ढूंढेगा उनको ये मिलेगा, जो बाहर ढूंढेगा उनको नहीं मिलेगा, राइट। तो ये जो बाहर बाहर जो लोग कर रहे हैं ना, कर्म कांड कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, ये वो है ही नहीं वहां पे। ये आपके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये आप ही के अंदर है, बस उसे आपने सिर्फ रीएक्टिवेट करना है। तो इस पर्टिकुलर एनर्जी को, चूंकि आप बड़े जो ऋषि मुनि अवतार भगवान रहे हैं, वो लोग तो ध्यान से इसे एक्टिवेट करते थे और ये सभी लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। तो आप इसे पॉजिटिविटी के साथ एक्टिवेट कर सकते हो, ये बिलीव करके कि हाँ वो शक्ति हमारे अंदर ही है, हम उसे खुद एक्टिवेट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको वही पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव फील करना, पॉजिटिव बिलीव करना पड़ेगा कि यस ये हो सकता है। और देन फिर आप कुछ पॉजिटिव एक्शन लोगे तो आप वो गुड मैनिफेस्टर बन सकते हो, आप जो चाहे अट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये हम कर सकते हैं। ओके, नाउ मैं आपको जो आपने बताया था कि लोग गरीब ही क्यों रह जाते हैं, गरीबी को ही क्यों अट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पे मैं बोलूंगा। और अच्छा आपने ये बोला था, सॉरी आपने बोला था कैसे कैसे अट्रैक्ट करना है, राइट। तो पैसे अट्रैक्ट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल ही दूंगा, क्योंकि मैं पूरे सनातनी परंपरा को मानता हूँ, ठीक। देखिए हमारे ऋषि मुनि लोग जो होते थे, वो लोग ना एक काइंड ऑफ साइंटिस्ट होते थे, वैज्ञानिक होते थे, और उनको पता था कि हमें क्या करने से हमारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और कैसे हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कई सारे नियम, ऐसे कुछ दैनिक गतिविधि बनाई है जिसको हम डेली करेंगे तो हमारी लाइफ चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल सूर्य को पानी चढ़ाना, राइट। जब हम सूर्य को पानी चढ़ाते हैं, सुना होगा आपने, हम ऐसे हाथ में लेते थे, नदी में जाते थे, पहले नदी में जाते थे, अर्घ देते थे, हाँ हम ऐसे हाथ में लेते थे, अर्घ देते थे। जो हम अर्घ देते थे उसके पीछे का एक साइंस है कि इमीडिएटली आपके सातों चक्र बैलेंस होंगे। जब हम पानी को ऐसे डालेंगे ना, आजकल तो पानी लेके लोटे में ऐसे डाल देते हैं, वैसे नहीं। सुबह सुबह जो उगते हुए सूरज है उसको आपने अर्घ देना है। तो जो सुबह सुबह की सूरज आएगी ना, उसकी रोशनी आएगी, वो आपके पानी में से छन के आप तक आएगी, आपकी आंखों में, आपके थर्ड आई में। तो जब ये वो छन के आपके पास आती है तो वो आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करता है, आपकी आंखों की रोशनी से आपके अंदर तक जाती है, ब्रेन को रेजुविनेट करती है, राइट। और प्लस हमें वो सुना होगा ना, विबग्योर होता है, प्रिज्म सिस्टम, जब हम काइंड ऑफ पानी से जो हमने इंद्रधनुष देखा है, हमने इंद्रधनुष क्या होता है, जब वाटर ड्रॉपलेट को एक काइंड ऑफ प्रिज्म सिस्टम मिलता है और उसमें से निकलकर आपके जो कलर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हमें वो इंद्रधनुष दिखता है, राइट। इसमें 7 कलर होते हैं और हमारे जो 7 चक्र होते हैं उनकी भी 7 कलर है, सेम कलर है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यही कलर वो पानी के अंदर है, वही कलर आपके सूर्य की रोशनी में है। तो जैसे हम ये डालते हैं ना, तो हमारे उसमें से छन कर जो पानी रोशनी आती है, उससे हमारे सातों चक्र को एक्टिवेशन मिलता है। सोचिए सिर्फ और सिर्फ सुबह के 5-10 मिनट की ये रिचुअल आपके चक्रों को एक्टिवेट कर रहा है, जो आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम, बीमारियों से एसोसिएटेड है, और आपको शांति मिलती है। सुबह सुबह जो करके आएगा उसका दिन अच्छा बीतेगा, क्योंकि उसको शांति मिल रही है, पॉजिटिविटी मिल रही है, दिन भर की पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये कुछ रिचुअल्स की बात कर रहा हूँ जो हम लोगों ने देखा है। जैसे हम लोग खाना खाते थे, पहले ज़मीन में बैठते थे, राइट। और ज़मीन में बैठ के खाना खाते हैं तो सबसे पहले क्या करते थे, पानी लेकर हम खाने के थाली के चारों तरफ ऐसे पानी घुमाते थे। तो उसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया ना आए खाने में। साइंटिफिक चीज़ है, लेकिन अब हमने उनका तो रोक दिया, खाने में नहीं आ पा रहे, तो उनको प्रॉब्लम ना हो इसलिए थोड़ा सा खाना निकाल के साइड में रख देते हैं, ताकि उनको अभी भला हो जाए और हमारे पास भी कोई आके डिस्टर्ब ना करे। तो साइंटिफिक फैक्ट है, लेकिन हम उसको मानते ही नहीं। आजकल जो टेबल पे बैठ के खाते हैं ये सब करते नहीं है। हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीजन है। नाउ आपका क्वेश्चन कि पैसे कैसे क्रिएट करना है, राइट। अब आप मुझे बताइए, किसी को अगर शक्ति चाहिए, ओके, बल चाहिए, तो किसकी पूजा करने जाते हैं नॉर्मली? सनातनी हनुमान जी की पूजा करेंगे, राइट। या फिर किसी को नारी शक्ति चाहिए तो काली दुर्गा की पूजा करेंगे, राइट। हमें ये पता है कि जो चाहिए आपको उनकी एक हमारे पास सिस्टम है, पूजा करते हैं, देवी देवता, उनकी हम पूजा करेंगे। मान लीजिए कि किसी को ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, किसकी पूजा करेंगे? मतलब एस्ट्रोलॉजी में तो बृहस्पति होते हैं, नॉलेज देवी देवता के। विष्णु जी। ज्ञान चाहिए, नॉलेज नहीं, सरस्वती माँ। यस, सरस्वती की पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि सरस्वती से हमें वो ज्ञान मिलेगा, वो पर्टिकुलर आर्ट सीख सकते हैं, हम योग्यता ले सकते हैं, स्किल्स ले सकते हैं, राइट। वही दिखाते हैं। अगर आपको पैसा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, लक्ष्मी, ऑफ कोर्स लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी से हमें धन मिलेगा। लेकिन लक्ष्मी पाने से पहले आपको एक और देवी की पूजा करनी पड़ेगी, सरस्वती।
लोग सरस्वती पे नहीं जा रहे सही हैं। कह रहे हैं सरस्वती आप। सब हम स्कूल में क्लास 12 तक पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक है, उसके बाद हम सरस्वती पूजा ही नहीं कर रहे। इस पर बसंत पंचमी मानते भी नहीं है, नॉर्थ इंडिया में तो मानते भी नहीं है, सिर्फ बंगाल में ज़्यादा मानते हैं। तो सरस्वती की पूजा क्यों करनी है? मतलब पूजा करना लिटरली नहीं बोल रहा हूँ, साइंस को समझा रहा हूँ क्या है। जब भी आपको पैसा चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको सरस्वती मतलब उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होना चाहिए, और उस टाइप का एनर्जी आपके पास हो। जब आप सरस्वती वंदन करके अपने आप को नॉलेजेबल बनाओगे, आप स्किल्ड बनोगे, एंड देन आपके पास करने की कुछ सिस्टम होगा कि आप कुछ कर सकते हो, कुछ मेहनत कर सकते हो, कुछ कर्म कर सकते हो, कुछ आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जब आप कर सकते हो ना, तो पैसे कहाँ से नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो आपको लक्ष्मी पूजा करने की जरूरत नहीं है, आपको सरस्वती मतलब वो नॉलेज लेने की जरूरत है, आपको वो स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है, वो एटीट्यूड बनाने की जरूरत है कि यस मैं ये कर सकता हूं। और लोग ये नहीं कर रहे हैं, लोग सिर्फ पैसा 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 बोल रहे हैं। आप अपनी नॉलेज नहीं बढ़ा रहे हो, आप अपना स्किल्स नहीं बढ़ा रहे हो। तो जब आप करोगे नहीं तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे? इसलिए लक्ष्मी पूजा अगर आपको करनी है या लक्ष्मी चाहिए, तो पहले सरस्वती तो मान लो। सर फिर अगर ऐसी बात है तो पहले के ज़माने में जब हमारे क्षत्रिय ब्राह्मण ये परंपरा हुई करती थी, तो ब्राह्मण के पास तो सबसे ज़्यादा विजडम था, लेकिन ब्राह्मण तो भिक्षा लेकर अपना गुजारा करता था, लक्ष्मी तो थी नहीं। बिल्कुल, तो उन्होंने उस चीज़ को गलत माना ना। उन्होंने नॉलेज तो लिया, लेकिन नॉलेज को उन्होंने कम तर में रखा। नॉलेज तो बहुत सारे लोग, जितने भी स्कूल के टीचर्स हैं, मुझे बताइए, जस्ट बताइए। हाँ। स्कूल के टीचर्स मुझे बताइए, कितने स्कूल टीचर है जो मिलियनर बिलियनर बने? आप कॉलेज के प्रोफेसर मान लो, प्रोफेसर मान लो, कितने प्रोफेसर हैं जिनको आपने देखा कि मिलियनर और बिलियनर बने? तो लक्ष्मी की पूजा तो करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे, जो आपके पास नॉलेज है, उसी सही है क्वेश्चन, सही है आपका। वो जो उनके पास नॉलेज है, जो स्किल्स है, उससे आप क्या पाना चाहते हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो, वो तो आपको तय करना पड़ेगा ना। इसी में तो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक पूछ रही हूँ मैं आपसे। मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो यही पे तो बता रहा हूँ मैं कि आपको वो तय करना पड़ेगा, उसके लिए वो एटीट्यूड चाहिए। मैं एक बार मनी ट्रायंगल की बात करता हूँ, अगर मैं बता दूँ, ये स्पिरिचुअलिटी में ही आएगा। मनी ट्रायंगल देखो, मेन क्या है कि लोग क्या बोलते हैं कि मैं सिर्फ 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, या 50,000 कमा रहा हूँ, या फिर मैं 1 लाख रुपये कमा रहा हूँ, जो भी उनकी सैलरी है, जो भी इनकम है, और इससे मुझे दिक्कत हो रही है, कमी हो रही है, EMI बढ़ रहा है। यही तो प्रॉब्लम होती है लोगों की नॉर्मली, राइट? मान लो आप 50,000 रुपीज़ कमा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपका एक मनी ट्रायंगल है। मैं हमेशा ये समझाता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को कोच करता हूँ कि आपका एक एटीट्यूड होगा ना कि मैं 50,000 कमा रहा हूँ, सुबह से शाम तक बैठ रहे हो, तो यही तो कर रहे हो आप, नौकरी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आपके पास एटीट्यूड है कि मैं इतना कमाता हूँ, एंड ऑफ द मंथ आपको इतना मिलेगा, ठीक है। दूसरी तरफ आपका एक काइंड ऑफ कुछ नॉलेज है, कुछ भी नॉलेज होगा तभी तो आपको मिल रहा है, और साथ में कुछ स्किल भी होगा। तो स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड के बेस पर 50,000 रुपीज़ कमा रहे हो। तो अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना है, डबल करना है, तो आपको एटीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा कि यस आई कैन अर्न 1 लाख रुपीज़ पर मंथ बाय डूइंग दिस। आपको और क्या करना है वो भी बताना, जो मैंने शुरू में बताया। जरूरी है कि आप क्या दोगे वो जानना है, एंड देन नॉलेज और बढ़ाओ, स्किल्स और बढ़ाओ। तो जब आप ये तीनों चीज़ों को, मनी ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा करोगे, ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू अर्न 1 लाख रुपीज़। नाउ यू कैन अर्न 10 lakhs ऑल्सो। जितना आप फुल टाइम में कमा रहे हो, उससे ज़्यादा आप पार्ट टाइम में कमा सकते हो। मैंने किया, मैं तो एयरफोर्स में जॉब कर रहा था 2014, 2016, लास्ट 2 years जब मैं बात करूंगा, जब तक एयरफोर्स में था, मैंने तो पैरेलली 2 ऑफिस चलाया। 9 to 5 मैंने एयरफोर्स की नौकरी की, जो कि मेरा एक मनी ट्रायंगल था, जिसमें मुझे अप्रॉक्सीमेटली 50,000 मिलता था पर मंथ। होम में, घर में इतना ला पा रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2014, राइट? और मैं पार्ट टाइम में, वीकेंड्स में, सैटरडे संडेज में काउंसलिंग करता, सिखाता, हीलिंग करता। उससे ज़्यादा मैं डबल 1 लाख रुपीज़ में, रियल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 1 लाख रुपीज़ मैं अर्न कर रहा था वीकेंड्स में। तो मुझे लगा कि मेरा मनी ट्रायंगल तो बढ़िया हो रहा है, नॉलेज मैंने बढ़ाया, स्किल्स मैंने बढ़ाया, मैं लिमिटेड नहीं रहा कि मैं सिर्फ यही करूँगा। क्योंकि लास्ट करीब 18 ईयर्स से तो सेम ही कर रहा था अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि एयरफोर्स की नौकरी तो वही थी मेरी, राइट? साथ में पार्ट टाइम में मैंने जो किया, लोगों को सिखाया, वो टोटल डिफरेंट थिंग, वो प्रोफेशनल नहीं था। प्रोफेशनल में 2014 से शुरू किया, करके देखता हूँ। तो मैंने मनी ट्रायंगल बढ़ाया ना। 1 लाख रुपए जब हुआ कि मैं पार्ट टाइम में ज़्यादा कमा पा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यस, अब लक्ष्मी मेरे पास आएगी। वाई? क्योंकि सरस्वती मेरे पास है, सरस्वती बढ़ा रहा हूँ ना मैं। तो जैसे जैसे सरस्वती बढ़ा रहा था, लक्ष्मी मेरे पास आ रही थी। तो लक्ष्मी को अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। सरस्वती मतलब अपने नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाओ। और फिर मैंने देखा कि 10 लाख भी पॉसिबल है। अब देखता हूँ कि 1 करोड़ भी पॉसिबल है। क्यों है? क्योंकि आप वो एनर्जी को समझ गए हो। दिस इज एनर्जी ऑफ मनी। मनी की एक एनर्जी है,
ये जो रूम है, इस रूम में अभी बिलियंस, क्या बोलूंगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स सर्कुलेट हो रहा है इसी में। बस आपको क्या करना है पता है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी मैच करना है। टक 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 फ्रीक्वेंसी मैच करो, आपको उतना ही मिलेगा। जितना सोच पा रहे उतना ही तो मिलेगा। और जो बोलते ना कि नहीं बने, नहीं किया, उनकी सोच ही नहीं है तो कैसे बनेंगे वो? बहुत सारे लोग सुना होगा ना कि लॉटरी जीतते हैं, लोगों को 1-1 करोड़ का लॉटरी लगा, लेकिन वो पैसे बचे नहीं, साल 2 साल में खत्म हुआ। ऐसा हमने कहानी सुनी है। क्यों खत्म हुए? दिल्ली में ही अगर गुड़गांव की बात करें, डीएलएफ के कई सारे ऐसे जमीनें बिकी है, डीएलएफ वालों ने खरीदा है, एक्वायर किया, करोड़ों करोड़ों रुपए दिए खेती वालों को, जिनके पास कुछ भी नहीं था। और वो आज के डेट में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने टोटल वो पैसे खत्म कर दिए। कई लोगों ने अपना फार्म हाउस खरीद लिया था, उसको भी उनको बेचकर लास्ट में वहीं पे वॉचमैन का काम कर रहा है। ऐसे भी हमने कहानी सुनी, पेपर में भी आया था। क्यों हो रहा है? बिकॉज उनको वो एनर्जी नहीं पता, पैसे संभालना ही नहीं आता। लक्ष्मी की पूजा उनको समझ भी नहीं आता कि लक्ष्मी को कैसे संभालें। लक्ष्मी तो बड़ी चंचल होती है, लक्ष्मी को संभालना है तो आपको वो साइंस भी तो समझना पड़ेगा ना कि संभाले कैसे। पैसे तो आ जाते हैं कैसे भी, लेकिन संभाल नहीं पाओगे, उसे बढ़ा नहीं पाओगे तो आप फिर गरीब तो बन ही जाओगे। तो ये पूरा एक साइंस है ना, इस पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ सोचने से नहीं होगा। पैसे भी मिलते हैं कई बार, लेकिन संभाल ही नहीं पाए तो क्या फायदा। इसलिए एक पूरी की पूरी जो मैंने बोला ना कि हाउ टू बिकम रिच, इसके लिए हमारे पास साइंस है, उसके लिए हमारे पास ट्रेनिंग है। तो वो सीखना पड़ेगा ना कि लक्ष्मी को कैसे अपने घर लाए तो फिर मेंटेन कैसे करना है, नहीं तो भाग जाएगी वो। सरस्वती को तो आप मान ही नहीं रहे हो। तो ये चीज़ करना है, वो यही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि भाई ये कर लो, एंड दिस इज ट्रू स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि आप भगवान की ही बात कर रहे हो, और हम लोग कर भी रहे हैं, दिन रात तो पूजा कर रहे हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं हम, हर लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं। लेकिन फिर उसी घर में देखते हैं कि पैसे की कमी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप सरस्वती वंदना तो कर ही नहीं रहे हो, लोग तो मान ही नहीं रहे। सरस्वती पूजा अलग से कर ही नहीं रहे हम लोग, घर में लक्ष्मी के तो रख रहे हैं, सरस्वती नहीं रख रहे हो। वो तो बोलते हैं स्कूल्स में करते थे बस पूजा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, इसी को मैं मनी ट्रायंगल बोलता हूँ। आप अपने एनर्जी को चेंज करना है तो नॉलेज बढ़ाओ, स्किल्स बढ़ाओ, एटीट्यूड बढ़ाओ, फिर देखो ना, स्काई इज द लिमिट, कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल 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 सर, काफ़ी सारे पॉइंटर्स आज आपने लोगों के क्लियर कर दिए। और मतलब मैनिफेस्टेशन पे इससे बड़ा स्पिरिचुअल पॉडकास्ट तो मैंने नहीं सुना है। ये मुझे लगता है। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मतलब मेन देखो, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मैं एक फौजी रहा हूँ, 20 ईयर्स मैंने एयरफोर्स में जॉब किया है, तो मैं फौजी हूँ। मैं बोलता हूँ कि अगर मैं बंदूक से गोली चलाऊं, या तो दुश्मन को लगे, या तो फायरिंग रेंज में बुलसाई करे, नहीं तो गोली बर्बाद क्यों करूं सरकार की। ऐसे ही अगर मैं क्यों करूं बेकार में, राइट? वहां तो एक एक गोली का पूरा हिसाब लेना पड़ता, कहाँ गया इसका खोखा, किधर गया, ढूंढते हैं वो। सो मेनली है कि मैं एज ए कोच अगर किसी की मदद करूं तो बोलूं कि आपको अच्छा सोचना चाहिए, ये तो पता ही है, अच्छी फील करना चाहिए, फीलिंग अच्छी होनी चाहिए, इंटेंसिटी उसी की बनती है। आपके अंदर एक पॉजिटिव बिलीफ क्रिएट करना है, और वो ऐसे सोचने से नहीं होगा, उसकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि इस चीज़ की प्रैक्टिस लगती है, इसकी पूरी की पूरी एक काइंड ऑफ अ संस्कार बनना है, एक पूरी माइंड की प्रोग्रामिंग होना है। नेगेटिव होना तो नेचुरल है, लोग आराम से नेगेटिव हो जाते हैं। बट आई थिंक ये पॉडकास्ट देखने के बाद ना सर, अब लोग उस पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। ऑफ कोर्स बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब साइंटिफिकली हम कोई बात करते हैं ना, और उसमें स्पिरिचुअलिटी जुड़ जाती है, तो लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है। और हम देख रहे हैं कि अभी जमाना बदल गया है, लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं। तो सतयुग आने वाला है। सतयुग आने वाला है, उसके लिए तैयारी करते हैं हम लोग। तैयारी करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए स्पीकिंग ट्री के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट। कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर लिखिएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।